जय हिंद साथियों। नाम है हमारा अंकित शर्मा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की। दोस्तों, अमर शहीद चंद्रशेखर के उनके बारे में बहुत ही फेमस लाइन है, आज़ाद ही जिया वो आज़ाद ही मरा वो, आज़ाद की बदौलत आज़ाद ये भारत। हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन के बारे में। कारोरी ट्रेन डकैती और सैंडर्स की हत्या में शामिल निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, उन्नाव हमारा गृह जनपद है और इनका जो जन्म स्थान है वो हमारे यहाँ से मुश्किल के 3-4 किलोमीटर पर होगा, 5 किलोमीटर मैक्सिमम। तो हमारे बहुत करीब में है, तो इनके बारे में आप लोगों को बताने में मुझे बड़ी खुशी होगी। चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भावरा गांव में व्यतीत हुआ। भील बालकों के साथ रहते रहते चंद्रशेखर आज़ाद ने बचपन में ही धनुष बाण चलाना सीख लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद की माता जगरानी देवी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें संस्कृत सीखने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया। दिसंबर 1921 में जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, उस समय मात्र 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने उस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले यह प्रण किया था कि वह जीवन में कभी भी जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब उसमें भाग लिया, उसमें उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया आज़ाद। पिता का नाम पूछा तो उन्होंने स्वतंत्रता बताया और पूछा कहाँ रहते हो, उनका आंसर था जेल में। बस यही से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। उस 14 वर्षीय बालक को उन्होंने 15 कोड़ों की कठोर सजा दी और उसके बाद जेल से बाहर निकलते ही यह एक अनजान सा बालक उन लोगों के लिए हीरो बन गया। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस घटना ने चंद्रशेखर को बहुत आहत किया। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह देश को आज़ादी दिलवानी ही है। एक युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। आज़ाद इस दल और बिस्मिल के समान स्वतंत्रता और बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकार जैसे विचारों से बहुत प्रभावित हुए। चंद्रशेखर आज़ाद के समर्पण और निष्ठा पहचान करने के बाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना दिया। अंग्रेजी सरकार के धन चोरी और डकैती जैसे कार्यों को अंजाम देकर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्र करते थे। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या भी की थी। आज़ाद का यह मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके विपरीत हिंसा बेहद जरूरी है। जलियांवाला बाग जैसे अमानवीय घटनाक्रम जिसमें हजारों निहत्थे और बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई गई थी, इस घटना ने चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत आहत किया। इसके बाद उन्होंने हिंसा को ही अपना मार्ग बना लिया। इनकी सोच गांधी जी की सोच के बिल्कुल उलट थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया था। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ
पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों के साथ अध्यापन कार्य भी करते थे। वह एक बहुत ही उन्नत किस्म के ब्राह्मण थे और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे धीमारपुर गांव में, वह इसी छद्म नाम से स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय भी हो गए थे। झांसी में रहते हुए ही उन्होंने गाड़ी चलाना भी सीख लिया था। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1925 में ही कारोरी कांड हुआ, जिसके आरोप में अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल समेत अन्य क्रांतिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। जिसके बाद चंद्रशेखर ने इस संस्था का पुनर्गठन किया। भगवती चरण ओहरा के संपर्क में आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी निकट आ गए थे। इसके बाद भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजी हुकूमत को डराने और भारत से खदेड़ने का हर संभव प्रयास किया। 1931 में फरवरी के अंतिम सप्ताह में जब चंद्रशेखर आज़ाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल गए तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। चंद्रशेखर आज़ाद जब नेहरू जी से मिलने आनंद भवन गए तो वहाँ पे कुछ कारणों से उनकी नेहरू जी से मुलाकात नहीं हो पाई। गुस्से में वहाँ से निकलकर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव के साथ अल्फ्रेड पार्क चले गए। सुखदेव के साथ बैठकर आगामी योजनाओं के विषय में बात कर ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने बिना सोचे अपने जेब से पिस्तौल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, लेकिन जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक ही गोली शेष रह गई तो उन्हें लगा कि अब पुलिस का सामना करना मुश्किल है, तो उन्होंने अपने जीवन में एक प्रण किया था कि वह जीते जी कभी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे, पुलिस उनको तभी पकड़ पाएगी जब वो मर जाएंगे। तो उन्होंने अंतिम गोली अपने कनपट्टी से रिवाल्वर सटा के अपने खुद के मार ली। लेकिन अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को कितना डरते थे, अगर ये समझना है तो इनकी जो मृत्यु के बाद का जो किस्सा है हम उसको देख सकते हैं। इनके डेथ के बाद अंग्रेज़ों को इनकी बॉडी के पास, जो इनका डेथ बॉडी पड़ी थी, उसके पास भी आने में डर लग रहा था। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर ने उनके मृत शरीर में 2-3 गोलियां मार के देखी। जब गोलियां उनके लगी, कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, तब उसे कंफर्म हुआ कि नहीं, आज़ाद देश और ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। तब वो उनके शरीर के पास पहुँचे। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात जिस पार्क में उनका निधन हुआ था उसका नाम परिवर्तित कर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वह रहे थे उसका धीमापुरा नाम बदलकर आज़ादपुरा रखा गया। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कई बातें कही जाती हैं। एक तो कही जाती है कि वह निशानेबाजी में इतने पक्के थे कि वो पेड़ पर लगे पत्ते को भी आसानी से गिरा दिया करते थे और पत्ती हिलती भी नहीं थी, उनका इतना सटीक निशाना था। और ये समाज सेवक कितने बड़े थे इस बारे में जानना है तो कहते हैं एक बार ये किसी सेठ के यहाँ से लूट के जा रहे थे, पीछे इनके पुलिस लगी हुई थी, तो एक विधवा महिला के घर चले गए। वहाँ जाने के बाद इन्होंने देखा कि विधवा इनको देखते ही पहचान गई। उसने इन्हें पानी वानी दिया, खाना वाना दिया और फिर विधवा एक कोने में बैठ के घर में रो रही थी। इन्होंने जाके पूछा कि माँ क्यों रो रही है, तो उन्होंने कहा कि मेरी नातिन की शादी है और जो सेठ है, साहूकार है, वो पैसे भी उधार नहीं दे रहा है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं जिससे शादी की जाए। कहते हैं आज़ाद जी ने जितने भी पैसे लूटे थे, जो भी सोना चांदी जेवरात ज्वेलरी लूटी थी, वो सारी उस बूढ़ी महिला को देख के वो चले गए। और एक और इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनका साथी था उसने पुलिस को, वो आज़ाद को धोखा दिया, मुखबिर बन गया। अब इस बारे में कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन हर जगह से यही प्रूफ मिलते हैं कि उसने धोखा दिया। तो हो सकता है कि उसने धोखा दिया हो, लेकिन अगर देश के बारे में सोचा जाए तो कह नहीं सकते कि नहीं उसने धोखा दिया होगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।